कम है बहुत ज़्यादा, क्या वजह है? ग्रुप में चलो मैसेज कर दें कि क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। वो टाइम चेंज हुआ ना आज की क्लास का, माइट भी उनके जेहन में ना हो। ओके जी, अज्यूमिंग दैट होमर रिक्वायर्स अ जनरल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5%, write up the bad and doubtful debt expense and allowance account for the 3 years to 31st March 2013। ले जी पहला साल आइएगा, इसमें लेजर कितने बनने हैं? रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है, 2 लेजर बनेंगे। एक आपका लेजर आएगा जिसको हम कहेंगे प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और द बैड डेट्स। ठीक है जी। पहला लेजर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और सेकंड बैड डेट्स। ये 3 साल का डेटा है इसलिए जरा थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। जी, तो पहले लिखता है होमर कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। He extracted the following list of balances from his sales ledger as at 31st March 2011। अच्छा जी, अब ये उसने एक लेजर दिया, उसे कहता है जी बार्ट से आपने 200,000 लेने हैं, लीजा से 400,000, अदर से 6.3 मिलियन, टोटल रिसीवेबल 6.9 मिलियन है। In the year to 31st March 2011, Bart immigrated, leaving numerous debt। ओके जी, अब यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। बार्ट का बैड डेट रिकॉर्ड करना है, 200,000 उससे आपने लेने थे और आपसे ये रिकवर नहीं हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये चूंकि पहला साल है तो इसका तो कोई स्पेसिफिक अलाउंस अभी क्रिएट हुआ ही नहीं। जब स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट नहीं हुआ तो इस अमाउंट को बैड डेट्स में ले जाओ। तो 31st मार्च 2011 ऑपोजिट अकाउंट डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, और साथ नाम भी लिख रहा हूं, और नाम है बार्ट, और इसकी जो अमाउंट है वो 200,000 है, तो रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे लिख रहा है लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू 100,000 which have been outstanding for more than 6 months. Homer's estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount। कि होमर ने एस्टिमेट किया कि आधी अमाउंट वो पे करेंगे, तो इसके केस स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट होगा। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं अलाउंस क्रिएट करता हूं। अलाउंस की वर्किंग यहां पे बना लेते हैं, यहां पर वर्किंग 1। अब मेरे पास बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बार्ट लैदा दिया, वो तो खत्म हो गया। अब सिर्फ लीजा रह गई जिसके अगेंस्ट हमने स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करना है, और अदर 6.3 मिलियन है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट अलाउंस क्रिएट कर सकता हूं। जनरल अलाउंस बनेगा 6300 का 5% रुपीज इन 1000, तो 315 जनरल अलाउंस है, और स्पेसिफिक अलाउंस हमने क्रिएट करना है लीजा के अगेंस्ट। और लीजा का से अमाउंट आपने 400 लेनी है, लेकिन एज पर एडजस्टमेंट वो ये कह रहा है कि जो डिस्प्यूट है वो 100,000 का है, और एस्टिमेट ये किया है कि हाफ ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो पे कर देगी। तो इसका मतलब 50% अलाउंस क्रिएट करना है, लेकिन 50% मैंने 400 का नहीं करना, 100 का करना है जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है एज पर वर्डिंग। तो ये 50 आ गया, तो 365 शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग कोई भी नहीं है चूंकि पहला साल है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मैं डेबिट साइड पे ले आऊंगा। 31st मार्च 2012 बैलेंस 2011 बैलेंस कैरी डाउन, रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 1 का, और ये अलाउंस आ रहा है 365,000 रुपीज इन 1000।
पहला साल जब एंट्रीज मुकम्मल हुई, अब मैंने इसकी क्लोजिंग करनी है, तो अलाउंस को पहले क्लोज कीजिएगा 365 और जितना बैलेंस आ रहा है, जो कि यकीनन 365 का ही बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आप ट्रांसफर कर दोगे बैड डेट्स को। और बैड डेट्स की ये डेबिट साइड पे आ जाएगा अलाउंस 365, और अब जो बैड डेट का डिफरेंस आएगा वो आपने ट्रांसफर कर देना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को। ये 565 आ गया, और 565 ही अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा SOCI। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फर्स्ट ईयर? पहले साल में तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। क्लियर हो गया ये? यस सर। नेक्स्ट, इन द ईयर टू 31 मार्च 2012, अब इसका डाटा जरा देखिएगा। सेल्स लेजर लिस्टिंग एज एट 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। अब यहां अमाउंट दी हुई है मैगी, मार्ग, लिजा और अदर्स। ठीक है, वो कहता है मैगी हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, मैगी बैंकरप्ट हो गया, और एंड हर डेट इज टू बी रिटन ऑफ, और मैगी का अकाउंट हमने बुक से खत्म करना है। जो भी पर्सन, जो भी कस्टमर जब भी बैड होगा तो आपने पहले देखना है क्या इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक अलाउंस था। पिछले साल मैंने क्या इसके अगेंस्ट को स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया था। अब मैगी 240 अमाउंट हमने उससे लेनी थी, लेकिन उसका अकाउंट राइट ऑफ करना है, हमने बैड डेट रिकॉर्ड करने हैं। क्या मैगी के अगेंस्ट पिछले साल मैंने कोई अलाउंस क्रिएट किया था? आंसर इज नो। तो लिहाजा ये जो मैगी की अमाउंट आ रही है ये सारी मैं बैड डेट्स में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2012 को मैं डेटर्स लिखकर ऑपोजिट अकाउंट मैगी का लिखता हूं। मैगी का अमाउंट जो आ रही है वो 240 है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई अलाउंस नहीं था। ठीक है, लेकिन इसे आगे लिखे मार्क इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज, होमर कंसिडर्ड 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। इसके अगेंस्ट मैंने साल के एंड पे अलाउंस क्रिएट करना है, लिहाजा इसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी। थर्ड, होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लिजा, the balance which is in respect of last year disputed invoices is to be written off। अब वो ये कह रहे हैं कि लीजा जो है उसको हम मजीद सप्लाई नहीं कर रहे, यानी इससे मजीद हम उसको सेल नहीं कर रहे, और उसका जो पिछले सालों की डिस्प्यूटेड अमाउंट थी वो हम बुक से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि लीजा से हमने अमाउंट लेनी कितनी है। अगर क्वेश्चन में देखो तो 60,000 अमाउंट मैंने लीजा से लेनी है, 60,000। अब कितनी अमाउंट का अलाउंस? क्या अब वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार करूंगा। जो पर्सन राइट ऑफ हो रहा है, क्या मैंने इसके अगेंस्ट ऑलरेडी अलाउंस क्रिएट किया था पिछले साल? आंसर इज यस। लीजा के अगेंस्ट मैंने 50 का अलाउंस क्रिएट किया था, और बैड डेट्स कितने हुए हैं? 60। ये ज्यादा हो रहे हैं, यानी जब ज्यादा बैड डेट्स होंगे तो डिफरेंस यहां लाओगे। अब इसका तरीका क्या है कि आप 50 की अमाउंट अलाउंस में लेके जाओगे, यहां लिखोगे डेटर्स। 50 की अमाउंट यहां क्यों लाया? क्योंकि उसके अगेंस्ट 50 का अलाउंस मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, और जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, जब भी लॉस इससे एक्सीड करेगा तो जितना डिफरेंस होगा वो बैड डेट की डेबिट साइड पर आएगा। ये 31 दिसंबर 2012 की ट्रांजैक्शन है, तो यहां पर अब मैं लिखूंगा डेटर्स लीजा, और 10 की अमाउंट यहां पर आ जाएगी, और 60 मिलियन मैंने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी। और अब इस ट्रांजैक्शन के बाद, तीनों ट्रांजैक्शंस के बाद, अब मैं अलाउंस क्रिएट करता हूं वर्किंग टू। अगेन पहले जनरल अलाउंस में निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अदर्स अमाउंट मुझे दी हुई है 6600। इसका 5% लूंगा 330,
और आप स्पेसिफिक अलाउंस किस कस्टमर के अगेंस्ट क्रिएट करना है? एनी स्टूडेंट, स्पेसिफिक अलाउंस किसके अगेंस्ट क्रिएट करना है? बोलिए मार्ज। जी, मार्क के अगेंस्ट, क्योंकि मैगी को राइट ऑफ हम कर चुके हैं, लीजा को राइट ऑफ कर चुके हैं, सिर्फ मार्क के अगेंस्ट में क्रिएट करूंगा। और मार्क से अमाउंट जो मैंने लेनी है 400 की, और वो ये लिख रहा है कि मार्क के अगेंस्ट 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट, तो इसका 50% अलाउंस ले लें, ये 200 आएगा। टोटल अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 530। ये 530 जो है दैट शेल बी द क्लोजिंग बैलेंस। $530। अब जैसे मैंने किया, अब अलाउंस को क्लोज कीजिएगा, जो डिफरेंस आता है वो लेके जाऊंगा बैड डेट्स में। ये 580 की अमाउंट आ गई, और 580 की अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स को 31 मार्च 2012, और बैड डेट्स की डेबिट साइड पे यही अमाउंट लिख दूंगा अगेंस्ट अलाउंस 580। नहीं सॉरी, एक गलती होगी, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेके आया। 1 मार्च 2011 का ओपनिंग बैलेंस भी लाए ना, बैलेंस ब्रॉट आउट, और पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग आ गया 365, और अब जो डिफरेंस है वो बैड डेट्स में जाएगा, और डिफरेंस बनेगा ये 215। और अब बैड डेट्स को क्लोज कर दो। 465 और 465 की अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा किस लेजर में? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये दूसरा साल भी मुकम्मल हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। ओके, अब अगले साल में आइएगा, पहले ओपनिंग बैलेंस ले आए ताकि उम्मीद ना हो। 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 530। और आखिरी साल का डाटा नीचे देखते हैं, इसमें भी 3 एडजस्टमेंट हैं। इन द ईयर टू 31 मार्च 2013 टोटल रिसीवेबल एज पर सेल्स लेजर आर 7.5 मिलियन। ये टोटल रिसीवेबल हैं। देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस। वो कहता है किसी का स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट नहीं करना। फर्दर वो कहता है 50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। ठीक है, मैगी वो पर्सन है, वो कस्टमर है जिसका अकाउंट पिछले साल हम राइट ऑफ कर चुके हैं। जब हम राइट ऑफ कर चुके हैं तो ऑब्वियसली उससे जो अमाउंट रिकवर हो रही है दैट इज बैड डेट रिकवर्ड। तो लिहाजा इस एंट्री को मैं पहले लूंगा और बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 31 मार्च 2013 कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, और हमें इससे 50 रुपीस की अमाउंट रिकवर हो गई। अब आइएगा, इसमें तो कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, इसमें तो सिर्फ जनरल अलाउंस क्रिएट करना है, और जनरल अलाउंस निकलेगा सिंपल जो आपको रिसीवेबल दिए हुए हैं 7500, यस, इसका 5%, क्योंकि उसने क्लैरिटी में लिखा है देयर आर नो डेट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अलाउंस, तो ये 375 आ रहा है। अब 375 shall be the closing balance of allowance 31st March 2013. This is the closing balance, working number 3, और ये आ रहा है मेरे पास 375। अब इसको बैलेंस करें। इस साल में स्पेसिफिकली आप देख सकते हो कि अलाउंस की क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब अलाउंस की क्रेडिट साइड ज्यादा हो, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा हो, क्लोजिंग कम हो, तो ये असल में डिक्रीज इन प्रोविजन होती है। अब इसको माइनस करें तो 155 की अमाउंट बन रही है। ये अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा बैड डेट्स को
अच्छा, अब ये अमाउंट बैड डेट्स की किस साइड पर लेके जाऊं? ये 155 की अमाउंट बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पर। क्यों? क्योंकि वो डेबिट है, तो यहां पर इसको क्रेडिट करूंगा और लिख दूंगा बैड डेट्स। ऑपोजिट अकाउंट बैड डेट्स नहीं, सॉरी, अलाउंस आएगा। और ये अमाउंट है 155। इस साल में किसी किस्म का कोई बैड डेट्स नहीं हुआ। अब इसको बैलेंस कर लो, जितनी अमाउंट आएगी, जैसे ये 205 की अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसओसीआई को। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ये पहला केस आया जहां एसओसीआई में ये डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी यहां पर इस लेजर के डेबिट साइड पे, तो एसओसीआई में ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इस साल में एक्सपेंस नहीं हुआ बल्कि इनकम हुई है। ठीक है, ये अकाउंट है आपका। यह सबसे आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब आप नोट डाउन कीजिएगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 लॉपेस के नाम से, ये आपका होमवर्क है। इसको अभी से नोट कीजिएगा, ये खुद पहले करना है आपने। जितने क्वेश्चन खुद करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हाँ, अलबत्ता इससे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, और ये पास पेपर के क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। पास पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन में देने का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन ये याद रखना है कि सारी चीजें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी, लेकिन लिखने का स्टाइल जरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में ऑटोमैन एंटरप्राइज, पेज नंबर 231, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अक्सर आप देखोगे पास पेपर में इस तरह 3-3 साल का डाटा नहीं होता, सिर्फ 1 साल का अकाउंट बनाना होता है। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर कर रहा है और बैड डेट्स रिक्वायर कर रहा है। जब मैं देखता हूं कि ये सिर्फ 2 लेजर रिक्वायर कर रहा है, तीसरा क्यों नहीं कर रहा, डेटर्स का, रिसीवेबल का, तो अंडरस्टूड है कि रिसीवेबल का बैलेंस तब बनाना होता है जिस वक्त आपको क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो। मुझे ये रिक्वायरमेंट से पढ़ के फौरन समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको रीड करते हैं। Following balances were extracted from the records of Ottoman Enterprises. अब ट्रेड रिसीवेबल, इसमें 2 रिसीवेबल दिए हुए हैं, एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग। एंड बी केयरफुल इन एग्जामिनेशन, बी केयरफुल। समटाइम एग्जामिनर जो फर्स्ट वैल्यू देता है, यानी फर्स्ट कॉलम जो देता है वो ओपनिंग होता है, सेकंड कॉलम क्लोजिंग होता है। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में है, पहला कॉलम क्लोजिंग बैलेंस है, दूसरा कॉलम ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब देखो 34 दिसंबर 2017 का जो बैलेंस है 618,500, ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन इसके साथ इसमें स्टेरिक भी लगा हुआ है। स्टेरिक में देखिएगा तो लिखता है आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ 32,000 ड्यूरिंग 2017, यानी वो कह रहा है कि ये जो अमाउंट ऊपर लिखी गई है, इसमें से बैड डेट इतनी अमाउंट के राइट ऑफ हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब बजाय इसने एडजस्टमेंट में देने के, उसने इस तरह दे दिया। तो ये जरा एग्जामिनर का स्टाइल होता है। और इसके अलावा ओपनिंग रिसीवेबल भी दिया हुआ है। ओपनिंग क्यों दिया हुआ है अभी तो समझ मुझे नहीं आएगी एज अ स्टूडेंट, मैं नहीं कहूंगा कि ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, गोगे मुझे पता है क्यों दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं ये ज़हन में रखूंगा कि मुझे ओपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब क्लोजिंग दिया हो तो ओपनिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। नीचे डाटा देखिएगा, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड एट 31 दिसंबर 2017। ये सारी एडजस्टमेंट आ रही हैं। कैश ऑफ ₹850 was received MGM traders whose balance had been written off in 2016। यानी एक MGM ट्रेडर्स था जिसका अकाउंट हम 2016 में राइट ऑफ कर चुके थे, उससे हमें 17,850 रिसीव हो गया। दिस इज नॉन एज बैड डेट रिकवर्ड।
आगे लिखते हैं अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी वो गलती से हमने सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दी थी, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैड डेट रिकवर्ड है। सेकंड, रिसीवेबल फ्रॉम नूर मर्चेंट of 31,800 which had been specifically provided in full in 2016। तो कह रहे हैं कि नूर मर्चेंट से एक अमाउंट आपने रिसीव करनी थी 31,800 जिसका अगेंस्ट आप ऑलरेडी पिछले साल 2016 में 100% अलाउंस क्रिएट कर चुके हैं, फुल अलाउंस क्रिएट कर चुके हैं, इज टू बी रिटन ऑफ। मैंने इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। जब कोई कस्टमर राइट ऑफ होता है, मैंने वही क्वेश्चन करना है, क्या उसके अगेंस्ट पिछले साल अलाउंस क्रिएट हुआ था? अगर अलाउंस क्रिएट हुआ था तो आप अलाउंस में अमाउंट लाओगे और फिर जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो बैड डेट्स में लेके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्पेसिफिक प्रोविजन एट 75% इज टू बी मेड अगेंस्ट बैलेंस ऑफ QT बेकर्स अमाउंटिंग टू 24,200। ये स्पेसिफिक प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और जनरल प्रोविजन इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट 4% ऑफ रिमेनिंग रिसीवेबल। और आपका जो जनरल प्रोविजन है वो आपने 4% क्रिएट करनी है, ठीक है। आइएगा, मेरा क्वेश्चन हिल गया है। ठीक है, आइए अब इसमें हम लेजर ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Artuman Enterprises। We have to prepare the two ledgers. First is provision for doubtful debts। जो वर्ड एग्जामिनर यूज करेगा मैं वही यूज करूंगा, मैं अलाउंस नहीं लिख रहा यहां। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पहला लेजर आ गया और 1 साल का लेजर इनफ है। और अमाउंट यहां पूरी लिखनी है, कोई रुपीज इन थाउजेंड वगैरह नहीं दिया हुआ। और उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस। सबसे पहला स्टेप, डायरेक्ट लेजर जब बनाने हैं तो पहला स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, बोलिए एनी स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे क्या करना है? अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, प्रोविजन जी, अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस लेकर आएंगे। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 जनवरी 2017 का होगा और बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। यू कैन सी, इसलिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि जिसकी मदद से मैंने ओपनिंग बैलेंस निकालना है। यानी इन सिंपल वर्ड पिछले साल की प्रोविजन कैलकुलेट कर लूंगा 31 दिसंबर 2016 की। जो प्रोविजन पिछले साल की होगी वो इस साल की ओपनिंग बैलेंस होगा, तो लिहाजा यहां मैं रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 1। बिल्कुल उसी तरह बनानी जैसे बनाते हैं प्रोविजन, लेकिन पिछले साल की। अब पिछले साल का मैं अकाउंट रिसीवेबल लेता हूं। पिछले साल के अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं 558,800। इसमें कोई भी पिछले साल का बैड डेट्स वगैरह हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें से लेस कर दूंगा स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस। स्पेसिफिक कस्टमर कौन है पिछले साल का? एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, वो लिखता है रिसीवेबल्स फ्रॉम नूर मर्चेंट of 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016। यानी नूर मर्चेंट एक ऐसा कस्टमर है जिसके पिछले साल यानी 2016 में हमने उसकी 100% प्रोविजन क्रिएट की थी।
तो उसे कितनी अमाउंट लेनी थी? 31,800। पहले इसको लेस कर दो, दिस इज नूर मर्चेंट, 31,800। अब इसको लेस किया, 5 to 7,000 की अमाउंट आ गई। अब आप दोनों प्रोविजन क्रिएट करें। पहले जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन कितनी बनेगी? 5 to 7,000 का 4%, तो कितना आएगा कैलकुलेट कीजिएगा। $21,080. 21,080, ठीक है, 21080। और अब आइएगा स्पेसिफिक अलाउंस में, और स्पेसिफिक अलाउंस तो हमें मालूम है नूर के अगेंस्ट क्रिएट करना है, नूर मर्चेंट, और 31,800 की अमाउंट है, और उसने कहा है जी फुल करना है 100%, तो 31,800। दिस वाज द आंसर ऑफ लास्ट ईयर अलाउंस, पिछले साल का 2016 का क्लोजिंग अलाउंस आ गया। जो पिछले साल का क्लोजिंग अलाउंस होगा वो इस साल का ओपनिंग अलाउंस हो जाएगा। ये 52,880 की अमाउंट यहां लिख दीजिए। अब डाटा की तरफ आते हैं। सबसे पहले वो लिखता है कैश आपको रिसीव हुआ MJM ट्रेडर से, जिसका अकाउंट पिछले साल आपने राइट ऑफ कर दिया हुआ है, और ये अमाउंट गलती से हमने सस्पेंस में क्रेडिट कर दी। अब इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए बैड डेट रिकवर्ड है हमारे लिए, और बैड डेट रिकवर्ड इन दोनों में से किस लेजर में लेके जाऊं और किस साइड पे, डेबिट और क्रेडिट? बोलिए। बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे। बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे, तो 31 दिसंबर 2017 लिखोगे। अच्छा, पहले नॉर्मली तो हम कैश लिखते हैं ना, यहां पर कैश की बजाय सस्पेंस लिखूंगा, क्योंकि मैंने अब बेसिकली करेक्शन करनी है। होता यह है कि ये अमाउंट गलती से चली गई थी सस्पेंस में, अब मैं सस्पेंस को डेबिट कर रहा हूं और बैड डेट्स को क्रेडिट कर रहा हूं। ये जो एंट्री है ये रेक्टिफिकेशन कहलाती है, इस पर पूरा चैप्टर आएगा। जब वो चैप्टर पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिंपल इतनी बात रखो, अगर एरर हो जाए जिस अकाउंट में गई है उसी को शो करोगे यहाँ पर। तो 17,850। इसके बाद नंबर 2 ट्रांजैक्शन देखें, जो रिसीवेबल थे नूर मर्चेंट के 31,800 के, उसको हमने राइट ऑफ करना है। जब भी मैंने कोई कस्टमर को राइट ऑफ करना है, यानी उसके अगेंस्ट बैड डेट रिकॉर्ड करने हैं, तो पहला चीज आपने लाजमन देखनी है, क्या उसके अगेंस्ट मैंने अलाउंस क्रिएट किया हुआ है। नूर मर्चेंट के अगेंस्ट मैंने बिल्कुल अलाउंस क्रिएट किया हुआ है। कितना अलाउंस क्रिएट किया हुआ है? 31,800, और मेरा लॉस जो हो रहा है वो भी 31,800 है। तो बताइए अमाउंट किस जगह पे लेके जाऊं, अलाउंस में या बैड डेट्स में, और किस साइड पे? अलाउंस की सर, अलाउंस की सर प्रोविजन की डेबिट साइड पे। किसकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? अलाउंस की डेबिट साइड पे। अलाउंस की डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि इसके कस्टमर के अगेंस्ट अलाउंस क्रिएट हुआ है और उतना ही अलाउंस है। तो 31 दिसंबर 2017 ऑपोजिट अकाउंट में लिखूंगा अकाउंट रिसीवेबल, और नाम लिख देता हूं नूर मर्चेंट, और अमाउंट आएगी 31,800। और फर्ज कीजिएगा कि अगर अलाउंस कम होता, प्रोविजन कम होती और बैड डेट ज्यादा होते, तो जितना मजीद बैड डेट हुए वो आप बैड डेट में लेके जाते। तीसरी सिचुएशन, अगर आपके बैड डेट्स जो हैं वो कम हुए होते, तो फिर मैं इसको क्रेडिट साइड पे ले आऊंगा। जो डिफरेंस ये आगे क्वेश्चंस में आता जाएगा। नंबर 3 वो कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करनी है आपने 75% अगेंस्ट क्यूटी बेकर्स, ये तो अलाउंस है। अब मैं अलाउंस क्रिएट करता हूं। वर्किंग नंबर 2, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम। अकाउंट रिसीवेबल मुझे कितने गिवन है, अब मैं क्लोजिंग लूंगा 618,500,
इसमें से बैड डेट वगैरह सब माइनस हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ है, जो अभी हमने राइट ऑफ किए हैं, वो इसमें से माइनस कर दीजिएगा। जैसे बैड डेट टू बी रिटन ऑफ, कौन से राइट ऑफ किए हैं हमने? नूर मर्चेंट्स के, वो राइट ऑफ नहीं हुए थे, टू बी रिटन ऑफ। और नूर मर्चेंट के अकाउंट हमने 31,800 माइनस किया, क्योंकि ऊपर जो स्टेरिक लगा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, वो लिखता है आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ ₹32,000 ड्यूरिंग 2017,000, यानी वो कह रहा है ये 32,000 आपने रिसीवेबल राइट ऑफ किए, 32,000 नूर मर्चेंट के अलावा ही है, ठीक है। इसको लेस करने के बाद अब जो अमाउंट आती है वो कितनी बनेगी? 700, 658, 586,700। अब मैंने अलाउंस क्रिएट करना है, पहले जनरल अलाउंस क्रिएट करते हैं। जनरल अलाउंस क्रिएट होगा 586,700 के अगेंस्ट 4%, निकालिएगा कितना आया 4% इसके अगेंस्ट? 23,468। 23,468। और स्पेसिफिक आपने क्रिएट करना है क्यूटी बेकर्स, और क्यूटी बेकर्स के अगेंस्ट आपने जो अलाउंस क्रिएट करना है वो 75% है। सॉरी, इसमें पहले स्पेसिफिक कस्टमर का बैलेंस भी लेस करो। स्पेसिफिक कस्टमर क्यूटी है, उसका बैलेंस है 24,200, पहले उसको भी लेस करो। अब लेस करने के बाद क्या अमाउंट आई? $562,500, 562,500। अब इसके अगेंस्ट मैं जनरल अलाउंस क्रिएट करता हूं। जनरल अलाउंस आएगा 562,500 का 4%, So 22,500. कितना? दोबारा बोलिए। 22,500. 22,500। अब स्पेसिफिक हम क्रिएट करेंगे क्यूटी बेकर्स के अगेंस्ट। क्यूटी बेकर्स के अगेंस्ट 24,200 है, लेकिन इसका 75% लेना है। इसका 75% कितना आएगा? 18,150. 18,150। द क्लोजिंग बैलेंस इज 40,650, ठीक है। ये मैं क्लोजिंग बैलेंस ले आता हूं 31 दिसंबर 2017 को। बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नंबर 2, अमाउंट आ रही है 40,650। अच्छा, अब एक एंट्री रह गई थी, वो भी कर लो। जो ऊपर लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ रिसीवेबल ऑफ 32,000 ड्यूरिंग 2017, उसको भी लेके आओ, वो भी बैड हुए हैं, वो तो अलाउंस के अगेंस्ट नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, और उसमें जो अमाउंट दी हुई है 32,000। अब आप फाइनली क्लोज करो प्रोविजन को। 72,450, 72,450 में से इस अमाउंट को लेस करते हैं। आई थिंक 19,570 आएगी। ये अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा मैं बैड डेट्स में, और बैड डेट्स की डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा प्रोविजन
19,570 और अब जो इसका डिफरेंस आएगा वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसओ सीआई में 51,570 51,570 में से ये अमाउंट लेस कर दें 33,720. ये अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पूछें, इसमें से कोई चीज आपने पूछनी हो किसी स्टूडेंट को। सर जी सर ये आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल्स का बता दें। आफ्टर राइटिंग ऑफ रिसीवेबल का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर 32,000 के रिसीवेबल आप राइट ऑफ कर चुके हो। ठीक है, और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके होते हैं ना वो रिसीवेबल में से माइनस हो चुके होते हैं, इसलिए उसने इसके साथ लिंक कर दिया। अब जो बैड डेट्स हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो भी तो बैड डेट्स में आएंगे ना 32 को, उसके केस तो स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, इसलिए हम उसको बैड डेट्स में लेके जाएंगे। सर जी ये सस्पेंस वाला जो आपने बताया था पॉइंट वो रिपीट कर दें। जी मैं दोबारा बोल देता हूँ। असल में जब आपको कैश रिसीव हुआ था ना कस्टमर से, तो आपने जो एंट्री कर दी थी गलती से, वो एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री बता रहा हूँ। रॉन्ग एंट्री जो हुई थी वो बेसिकली हुई थी कैश डेबिट 31,800 से, और क्रेडिट कर दिया था अकाउंटेंट ने सस्पेंस को। अच्छा, अब कैश तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन करेक्ट व्हाट शुड बी डन, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? असल में हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, और अमाउंट 31,800। ये एंट्री जो ऊपर मैंने आपके सामने एंट्री की है, ये एंट्री गलत हुई है, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब देखिए रेक्टिफाई कैसे करेंगे। रेक्टिफाई करने का तरीका क्या होता है? डेबिट साइड पे आऊंगा मैं, कैश डेबिट होना चाहिए था 31,800 से, मैंने डेबिट ही किया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक कहां पे है? ये सस्पेंस को गलती से क्रेडिट किया। जो अकाउंट गलत हुआ है उसको रिवर्स कर दो, यानी अब सस्पेंस जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा 31,800 से, और इसकी जगह मुझे रिकॉर्ड करना है बैड डेट्स को, तो बैड डेट्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। यही चीज, ये एंट्री जो है आप वहां देख सकते हो, ये जो मैंने आपके सामने एंट्री की है, ये एंट्री वहां पर नजर आएगी। बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे जब मैं पोस्ट करूंगा, ऑपोजिट अकाउंट सस्पेंस आएगा। अमाउंट वो मैंने खैर दूसरी लिख दी है, वो ठीक कर लेना, 17,850। अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो अभी नहीं छेड़ना, हो ही नहीं सकेगा, 14-15 मिनट है, ये नहीं कर सकते। ये काफी, ये सबसे टफ क्वेश्चन है समझ, ठीक है। अभी तक जो पास पेपर में आए हैं ये सबसे हम टफ कंसीडर करते हैं, इसका वेटेज सबसे हाई, और रावी एंटरप्राइजेस रह गया। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आज नहीं करते, कल करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको उम्मीद है कि हम क्लोज कर देंगे। और अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसको करना क्या है। कुछ प्रैक्टिस आपने यहाँ से की है। आप कोई भी बुक मार्केट से लोगे ना, जैसे कि स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कौन सी लूँ, मैंने कहा राइज ले लो, या कोई और मिलती है वो ले लो, उसमें भी यही क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। मोर और लेस यही क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये जब चैप्टर ख़त्म होगा इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद फिर मैंने आपका टेस्ट रखना है, और टेस्ट हमारा होगा इंशाल्लाह, किस दिन रखूं इस चैप्टर का, बोलिए। मंडे को सर। मंडे को? नो सर, मंडे को नहीं। आगे कर आगे कर दूं, ट्यूसडे कर दूं? सर वेडनेसडे या थर्सडे को रख लें। चले, लिख लीजिएगा
आपका टेस्ट थर्सडे को होगा, ठीक है। अब नोट डाउन अभी से कर लें, टेस्ट थर्सडे को होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और करनी है आपने, आपका जो ITA का ग्रुप बनाया हुआ है ना मैंने, वो बैच 3 और 5 का कंबाइन था। आज से मैंने ना अब ये दोनों ग्रुप सेपरेट करने हैं। मैंने अटेंडेंस का भी इसको कर दिया। जिस स्टूडेंट का कोई मसला आ रहा है वो मुझसे शेयर कर ले कि जी मैं इस बैच में था और इधर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने अटेंडेंस शीट के मुताबिक टीम में सारे एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट बैच 3 में था वो बैच 3 में चला गया टीम्स में, जो 5 में था वो 5 में चला गया। तो जिस स्टूडेंट्स को मसला हो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं उसका बैच पहले चेंज कराऊंगा फिर यहाँ करूँगा। दूसरी चीज़ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना बैच 3 और 5 का अलहदा करूँगा। तो आप प्लीज़ जो स्टूडेंट बैच 5 के हैं ना वो ग्रुप में मैसेज कर दें कि हम बैच 5 के हैं, ताकि वहाँ से मैं डिलीट करके उसको बैच 5 का एक अलहदा ग्रुप क्रिएट करूँ। राइट, समझ आ गई मेरी बात? तो अब आपने जितना मैंने होमवर्क दिया है इसको कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल हम इसको 2 क्वेश्चन जो रह गए कोशिश करेंगे कि कल ही ये ख़त्म हो जाए, सैटरडे। अटेंडेंस लगवा दें। क्लास में अटेंडेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने ये करना है कि मैसेज नहीं करना, सिर्फ कोशिश करनी है कि बोल के ये अटेंडेंस लग जाए, क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आज एक और क्लास है, 11 बजे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मुझे 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं अटेंडेंस लगाने में मैसेज देख के। तो उस टाइम को हमने बचाना है आज, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अटेंडेंस जो है साथ साथ हो जाए। सर रिकॉर्डिंग कर दें।